इवनिंग एवरीवन। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी और हिंदी विषय कृषि निर्माण की कला। ब्लूम टेक्सोनॉमी और हिंदी विषय में कृषि निर्माण की कला का आपसी क्या सामंजस्य है, या यूं कहें कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को किस तरीके से, मतलब क्या ऐसे समावेशन है जो हिंदी विषय में प्रश्न निर्माण की कला को हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें समावेश करें। ठीक है, तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रश्न निर्माण ही असली शिक्षण की कला है। प्रश्न निर्माण ही असली शिक्षण की कला है, क्योंकि अगर हम बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं सेटअप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं ये कहूँ कि 5th क्लास के बच्चे को मैं 3rd क्लास के बच्चे का पेपर दे दूं, तो वो कैसे कर पाएगा? कर तो लेगा, लेकिन उसकी जो IQ लेवल है वो उसका चेक होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, या हम यूं कहें कि 3rd क्लास के बच्चे को 5th क्लास का पेपर दे दूं, तो क्या वो उस क्वेश्चन पेपर को हल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी हमको हिंदी विषय में प्रश्न निर्माण की कला को ये सिखाएगी, और ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो हमें ये सिखाएगी कि हम किस तरीके के प्रश्न को किस टाइप से आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम उसको, मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर सेटअप करें जो सभी बच्चों के हित में हो और सारे बच्चे हल कर सकें। ब्लूम टेक्सोनॉमी ने 6 स्तरों पे वर्क किया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का परिचय यही है कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम द्वारा विकसित किया वर्गीकरण शिक्षण उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है, और ये ब्लूम टेक्सोनॉमी एक बहुत ही प्रभावी तरीका है प्रश्न पत्र को हल करने का। ठीक है, कि कैसे मतलब सेट किया जाए। तो इसके पहले हम बेनिफिट्स देखेंगे कि पहला बेनिफिट तो यह है, व्यवस्थित शिक्षण योजना होनी चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी जो पहले से अगर हम प्लान, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उसको प्लान कर लेते हैं ना, कि प्लान होता है कि आज मुझे बच्चों को ये क्लास में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ठीक इसी तरीके से व्यवस्थित शिक्षण योजना होनी चाहिए। संतुलित मूल्यांकन भी होना चाहिए। अब हमारा जो हम जो करेंगे उसका, जो बच्चों ने किया है उसका हमें संतुलित मूल्यांकन भी होना चाहिए। फिर गहन चिंतन को भी दिखावा, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें चिंतन को भी महत्व देना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे माइंड में आया हो मैंने जो ही कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर विभिन्न क्वेश्चन पेपर इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे की विभिन्न क्षमताओं का विकास हो। विभिन्न क्षमताओं के विकास के लिए ही क्वेश्चन पेपर सेटअप किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो हम बच्चों के मानसिक स्तर को जांच सकें। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी ने इसके 6 स्तरों पे वर्क किया है, काम किया है। जैसे पहला है ज्ञान। ब्लूम टेक्सोनॉमी ने थोड़ा ब्लूम टेक्सोनॉमी ने सबसे पहले ज्ञान किया है कि हमको ज्ञान होना चाहिए। हमको ज्ञान इस तरीके से पहले होना चाहिए कि पहले हमें जान लेना चाहिए कि बच्चे की समझ कितनी है, ज्ञान उसको कितना है। फिर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए कि किस तरीके से प्रयोग हमें उसको लाए, क्वेश्चन पेपर बच्चे किस तरीके से कर पाने में है। फिर हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण जब हम कर ले चुके होंगे तो हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में एनालिसिस, एनालिसिस भी होना चाहिए पेपर का, संश्लेषण भी होना चाहिए, और सबसे लास्ट में वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। हमारा प्रश्न पत्र जो बच्चे ने किया है और बच्चे ने जो पेपर में आंसर लिखा है उस बेस पर हम जानेंगे कि मेरे पेपर का स्तर किस तरीके का रहा है, उसका इवेल्युएशन हमें किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने ये शिक्षा के 6 स्तरों पे वर्क किया है।
हिंदी विषय में प्रश्न निर्माण की कुछ चुनौतियां आती हैं, थोड़ा सा हम इस पर भी विचार करेंगे। एक तो भाषा की जटिलता आती है। हिंदी की व्याकरणिक संरचना और भावनात्मक गहराई प्रश्न निर्माण को चुनौतीपूर्ण बनाती है। आपने कई बार ये चीज को देखा होगा कि व्याकरण लोगों का अच्छा नहीं होता। व्याकरणिक संरचना, क्योंकि व्याकरणिक संरचना अगर गड़बड़ होती है ना, तो वो कहते हैं ना, वर्तनी की शुद्धियां अशुद्धियां इस तरीके से सब कुछ होता है। कभी कभी सेम देखने में लगता है कि यही वर्ड है, तो क्या होता है जब उसके अर्थों को जानते हैं तो वो विभिन्न टाइप्स में दिखाई देते हैं। तो सभी लोग एक जैसी भाषा को समझने में भी सक्षम नहीं होते हैं। तो हमारी भाषा इस तरीके की होनी चाहिए जो ये जो जटिलताएं आती है ना, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। साहित्यिक संवेदनाएं भी होनी चाहिए। कविता, कहानी, नाटक, ये सब प्रश्नों पर मतलब अगर कलात्मक कार्य है एक तरीके से देखा जाए, इनके जरिए से कविता, कहानी या नाटक के जरिए से बच्चों को सीखने में थोड़ा सा आसानी रहती है। जैसे नाटक है, हमने बच्चों को रोल प्ले करा दी। कहानी है, मैंने क्लास में कोई अच्छी सी स्टोरी टेलिंग कर दी, बच्चों को कहानी सुना दी, और उस पे फिर मैंने पूछा कि उसी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन को पूछा। जैसे आपने देखा होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुसुम समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुसुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। अब जैसे इस दोहे के माध्यम से ये रख सकते हैं कि बच्चे को पहले तो हम उसके भावार्थ को समझाएंगे, वर्ड टू वर्ड हर चीज के अर्थ को बताएंगे, भावार्थ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम ज्ञान से संबंधित उसके क्वेश्चनों को देखेंगे, उसकी समझ को जानेंगे कि किस तरीके से बच्चे ने दोहे को कितना समझा, है ना। फिर हम ये भी मतलब एनालिसिस करेंगे कि इससे बच्चे ने क्या कर पाया है आखिर उसके माइंड तक। लास्ट में मूल्यांकन यही होगा कि मेरे किस तरीके से मतलब वो समझ पाया है कि नहीं समझ पाया, उत्तर तक समझ पाया। ठीक है। और ज्ञान और समझ से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके के बनाए जा सकते हैं, जैसे कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और कबीरदास जी ने इस दोहे में प्रस्तुत पंक्तियों में क्या किया। इस तरीके से जैसे ज्ञान स्तर के प्रश्न और समझ स्तर के प्रश्न को पुट अप कर सकते हैं। जैसे राम के संबंधित कोई बात हम अगर कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं या कुछ भी है, तो राम के चेत के पूछेंगे, तो ये समझ स्तर के प्रश्न हुए। ज्ञान स्तर वो हुआ जैसे तुलसीदास या कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, कोई भी हुए, बिहारी, जो कोई भी है, हम पूछ सकते हैं। लेकिन समझ स्तर में ये है कि जो हमने जिस राइटर की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर है प्रयोग और विश्लेषण, इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण भी हम अपना सकते हैं। अब प्रयोग इस तरह के होते हैं, इस कविता की शैली का उपयोग करते हुए प्रकृति पर 4 पंक्तियां लिखो। अगर नहीं है, दोहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी के दोहे को लिखिए, या यूं कहें कि कबीरदास जी ने, हम भावार्थ दे दें, कह दें ये दोहा किससे किससे संबंधित, इस टाइप के विश्लेषण भी हो सकता है। कविता में अलंकारों का विश्लेषण करके उनका प्रभाव बताने के लिए भी कह सकते हैं, अलंकार बताने को कह सकते हैं। तो विभिन्न विभिन्न मतलब टाइप से हम मतलब इनपुट कर सकते हैं। कंटेंट काफी सारा है, लेकिन देखना मुझे सिर्फ बच्चे के मेंटल का है, बच्चे के मेरे क्वेश्चन पेपर का स्तर आखिर क्या है। ठीक है। तो ये हो गया रचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। फिर है संश्लेषण और मूल्यांकन स्तर के प्रश्न। जहाँ पर विश्लेषण और इस टाइप के क्वेश्चन थे, वहीं पे संश्लेषण और मूल्यांकन स्तर के भी क्वेश्चन जरूरी हैं। जैसे आधुनिक समय में गीता के संदेश की प्रासंगिकता पर एक होती है। ठीक है। कबीरदास और रहीम की रचनाओं को मिला करके एक रचना का निर्माण करिए।
ये सब चीजें सिखाना टीचर को ही है, बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ हम लोग उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कि उनको हम ओनली प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। फिर हम उनका इवेल्युएशन करेंगे। हम उनसे सिर्फ खड़ा करके ही पूछ सकते हैं कि इस तरीके से आपकी समझ में क्या आया और क्या नहीं आया। फिर है मूल्यांकन स्तर। क्या आपके विचार से कबीरदास जी का यह कथन उचित है या नहीं? अगर उचित है तो क्यों, और अनुचित है तो क्यों? तो हम तर्क संगत क्वेश्चन भी मूल्यांकन स्तर के कर सकते हैं। फिर है दो कवियों की शैली तुलना करके कविता का चयन कर सकते हैं। फिर है हम कक्षा में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप करने से ये होता है कि पहले हम उनसे क्वेश्चन पूछें, फिर हम उनको थोड़ा सा सोचने का मौका दें उनसे। ये नहीं है मैंने इधर क्वेश्चन किया और उधर हो गया। फिर है खुले प्रश्न करें, जैसे हाँ नहीं की बजाय विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों को पूछें, जो छात्रों की सोच को विकसित करें। देखिए, छात्रों के माइंड विकसित होगा तभी हमारा क्वेश्चन छात्रों के माइंड तक जाएगा। मैंने उन्हें अगर रटने की विधि पर उन्हें काम किया तो सिर्फ रटन विद्या पर ही जाएंगे। इसलिए खुले प्रश्न करें जिससे छात्रों की सोच विकसित हो जाए। फिर फॉलो अप करें, क्या, क्यों, कैसे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस तरीके के अनुवर्ती टाइप के क्वेश्चन पूछें। फिर सकारात्मक वातावरण। ठीक है, अगर कोई बच्चा गलत भी आंसर बताता है, हमको गलत उत्तर देता है, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, ना कि हम उसको डांट डपट के झड़प करके बैठा लें, चलो क्यों बैठो, इस तरीके से नहीं। हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसका हौसला बढ़ता है कि मैंने क्वेश्चन का आंसर तो दिया, भले ही गलत दिया। हाँ, ये है कि गलत के बाद में हम उस आंसर को ठीक करके बता सकते हैं। तो फिर है विभिन्न पाठ्य सामग्री के प्रश्न निर्माण के सुझाव भी हैं इससे। एक तो कविता के लिए है, भावना, छंद, अलंकार, संदेश पर केंद्रित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इससे ये होता है कि छंद अलंकार की जानकारी हो जाती है और कविता के माध्यम से कुछ संदेश भी बच्चों तक पहुंच जाते हैं। फिर गद्य टाइप के लिए ये होता है कि कथानक, पात्र चित्रण, संवाद और नैतिक, इस तरीके के भी विश्लेषणात्मक सोच वाले भी क्वेश्चनों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, इससे बच्चों की सोच डेवलप होती है। फिर व्याकरण के लिए तो नियमों की समझ जरूरी है। जितने अच्छे व्याकरणों के नियम हमें लर्न होंगे, उतने ही अच्छे बच्चों की समझ अच्छी होगी। क्योंकि व्याकरण एक ऐसा पोर्शन है कि अगर ये शुरुआत से छोटे पर से गड़बड़ हो जाए ना, तो ये बच्चा जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि फिर आगे चल करके जब उसे समझाया जाता है कि इसको ठीक कर दो या ये नहीं ये है, तो वो उस पर बहस करने लगता है। इसलिए व्याकरण का पोषण छोटे पर से ही बिल्कुल सही पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह को मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि प्रश्न निर्माण ही असली शिक्षा की कला है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी ने हमको यही सिखाता है कि प्रश्न केवल याददाश्त नहीं है, प्रश्न केवल याददाश्त नहीं बल्कि समझ, प्रयोग, विश्लेषण, सृजन और मूल्यांकन तक ले जाने चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? प्रश्न में समझ होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, सृजन भी होना चाहिए और लास्ट में मूल्यांकन तक ले जाना चाहिए, तभी हमारी शिक्षा सार्थक होगी। तो अगर मुझे बेहतर शिक्षण के लिए प्रश्न निर्माण की कला करनी मतलब प्रश्न निर्माण करना है, तो मुझे इन सभी मुख्य सिद्धांतों पे ध्यान देना होगा।